Hello friends, this is our third lecture and we are going to discuss about law of equipartition of energy. तो बेसिकली देखेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो जैसे ही हमने ये टाइटल देख लिया तो यही से हम समझ सकते हैं कि देखो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है। जो भी एनर्जी होंगी उसका जो पार्टीशन होगा यानी कि उसका जो डिवाइडेड पार्ट होता है वो हमेशा इक्वी मीन्स इक्वल होता है। उसी को कहेंगे हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये तो बेसिक इस वर्डिंग के ऊपर से हमें समझ में आ गया। अब बेसिकली देखो, अगर हम कोई भी आइडियल गैस का सिंगल मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस क्या है कि हमने सिंगल पार्टिकल या तो फिर सिंगल मॉलिक्यूल कंसीडर किया। हमने यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल या तो फिर सिंगल पार्टिकल कंसीडर किया। तो सिंगल पार्टिकल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी एक्स स्क्वायर। ओके, जो भी मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में हो सकती है, वाई डायरेक्शन में हो सकती है या तो फिर जेड डायरेक्शन में या तीनों डायरेक्शन में हो सकती है। सो हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। ओके, हमने क्या कंसिडर किया कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और इसके तीन वेलोसिटीज है, एक वी वाई, सेकंड वी जेड एंड थर्ड वी एक्स। ओके, तो ये मॉलिक्यूल तीन डिफरेंट डायरेक्शन में अपनी मोशन कर सकता है। इसलिए इस मॉलिक्यूल के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि ये कितने डायरेक्शंस में फ्रीली मूव हो सकता है उसको बेसिकली कहा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बनेगा? 3 बनेगा। इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो बनेगा वो 3 बनेगा। अब नेक्स्ट पोर्शन में जब हम देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है तो उसमें डिटेल में देखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे इतना याद रखो कि जो भी मॉलिक्यूल होता है मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होगा 3, इसे लिखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मॉलिक्यूल के लिए बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3 जो है सिंगल मॉलिक्यूल। तो ये था बेसिक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब हमने अगर यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी देखी तो इसमें भी कुछ चेंज नहीं होगा। बुक में बताया गया है कि अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी कंसिडर करेंगे तो उसको इस ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला बन गया, बस सिर्फ आपको ब्रैकेट ही ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे इक्विपोटेंशियल एनर्जी का लॉ कहता है कि ये जितने भी टर्म्स है इसके अंदर 3 टर्म्स है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंड दीज आर इक्वल। ओके, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये तीनों टर्म्स एक दूसरे के क्या होगी? इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी प्रीफर्ड डायरेक्शन नहीं है इन एक्स वाई और जेड। Therefore, according to law of equipotential energy, half of mv x square equals to half of mv y square equals to half of mv z square, because there is no preferred direction in x, y और z. ओके, जिसकी वजह से ये तीनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्विवेलेंट। अब नाउ हमारे पास इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जो भी सिंगल मॉलिक्यूल रहेगा उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि वहां पे इंटरैक्शन नहीं है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? 0 होगा। इसलिए एनर्जी E इक्वल्स टू, हमारे पास बेसिक फॉर्मूला था 3/2 kBT। ओके, यहाँ पे डिवाइडेड बाई n था लेकिन हमने सिंगल मॉलिक्यूल कंसिडर किया इसलिए डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा 3/2 kBT। ओके, 3/2 kBT इक्वल्स टू ये एनर्जी किससे बना है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी से। सो इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ ऑफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी जेड स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया 3/2 kBT इक्वल्स टू ये वाला इक्वेशन, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू ओनली प्रेजेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे हाफ ऑफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी जेड स्क्वायर। अब ये तीनों का एडिशन इसके इक्विवेलेंट है, ओके, तो देखेंगे तो यहाँ पे पूरे टर्म में से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद तीनों इक्वल है इसलिए यहाँ पे 3m v स्क्वायर के फॉर्मेट में इक्वेशन आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये 3/2 kBT कब आएगा? जब हाफ एम वी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हाफ ऑफ
kBt होगा, प्लस हाफ ऑफ mvy² का वैल्यू भी हाफ ऑफ kBt होगा, प्लस इसका भी वैल्यू हाफ ऑफ kBt होगा। तभी इसका एडिशन कितना बनेगा 3/2 kBt। यानी कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, एवरेज एनर्जी यानी कि ये वाला एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल which is equals to half mvx² plus half mvy² plus half of mvz²। ये जो एवरेज एनर्जी होगी किसी भी मॉलिक्यूल की, इट इज अब इसके अंदर जितने भी टर्म्स है, ठीक है, एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, तो इसके अंदर जितने भी टर्म्स हो गए क्वाड्रेटिक टर्म्स, वो पूरे क्वाड्रेटिक टर्म्स इक्वल्स टू होते हैं हाफ ऑफ kBt। तो अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो भी आप एवरेज एनर्जी निकालने वाले हैं, उस एवरेज एनर्जी के अंदर जितने भी क्वाड्रेटिक टर्म्स होंगे, वो सारे क्वाड्रेटिक टर्म्स किसके बराबर होते हैं? तो दे आर इक्वल टू हाफ ऑफ kBt। ओके, दैट इज द in average energy of molecule, all the quadratic terms which are involved are equal to the half of kBt। so this is the law of equipartition of energy। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता था कि सिंगल मॉलिक्यूल का एनर्जी 3/2 kBt होता है, तो इनको ऐड करने के बाद भी 3/2 kBt आना चाहिए। इसके लिए हर क्वाड्रेटिक टर्म का वैल्यू कितना होना जरूरी था? हाफ ऑफ kBt। ठीक है, सो दिस इज अवर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, उसको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेंगे, क्योंकि अगर आप डेफिनेशन समझते हो तो उसमें से उतना क्लियर नहीं होगा जितना आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट से समझ में आएगा। ठीक है, समझो हमारे पास कोई सिस्टम है, जिसके अंदर 3 कोऑर्डिनेट्स हमने कंसिडर किया, और यहाँ पे हम कंसिडर करने वाले हैं एक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो मॉलिक्यूल कंसिडर किया वो सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल है, एक ही पार्टिकल है। ओके, यानी कि ये हुआ मोनो एटॉमिक गैस। अगर सिंगल एटम होता है तो उसे कहेंगे हम मोनो एटॉमिक गैस। ओके, तो यहाँ पे जो हमने गैस कंसिडर किया इट इज मोनो एटॉमिक गैस। अब ये जो पार्टिकल है वो कितने डायरेक्शन में मूव हो सकता है, या तो फिर विच आर डिफरेंट मोशंस परफॉर्म बाय दिस पार्टिकल। तो ये स्ट्रेट सामने के डायरेक्शन में जा सकता है, दैट इज पैरेलल टू एक्स, ये हो गया फर्स्ट मोशन। ये पैरेलल टू वाई चला जा सकता है एंड पैरेलल टू जेड। ओके, तो ये तीनों डायरेक्शंस में लीनियर मोशन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये इसके 3 डायरेक्शन हो गए, इसलिए अब ये इसके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसके पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गए? 3, क्योंकि ये 3 अलग अलग मोशन करता है। ठीक है, और तीनों मोशन जो हो गए वो हो गए ट्रांसलेशनल मोशन। अब ये रोटेशनल मोशन करेगा क्या? ठीक है, ये रोटेशनल मोशन भी करेगा। अब ये जो ट्रांसलेशनल मोशन हुआ यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन, तो इस ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इसके पास जो एनर्जी रहेगी वो रहेगी हाफ ऑफ mv² इन x डायरेक्शन। सेकंड रहेगा हाफ ऑफ mvy² इन y डायरेक्शन एंड हाफ ऑफ mvz² इन z डायरेक्शन। अगर हम टोटल ट्रांसलेशनल एनर्जी निकालेंगे तो तीनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये था ट्रांसलेशनल एनर्जी। ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे 3 डिग्रीज ऑफ मोशन, ये कितने टर्म्स हुए? 3 टर्म्स। तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के लिए अब होगा 3 डिग्री ऑफ टर्म्स। फिर सेकंड देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल यहाँ पे जो ये खुद के एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व भी हो सकता है, दैट इज इट कैन परफॉर्म रोटरी मोशन। ओके, समझो ये मॉलिक्यूल है, इसको हम बड़ा निकालेंगे तो ये इस तरह से रोटरी मोशन भी परफॉर्म कर सकता है, इस तरह से रोटरी मोशन भी परफॉर्म कर सकता है, इस एक्सिस के ऊपर भी रोटरी मोशन होगा, इसके ऊपर भी होगा और इसके ऊपर भी होगा। तो इसके पास 3 रोटरी मोशंस पॉसिबल है। लेकिन जब भी ये एक्सिस रिवॉल्व करेगा अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो इसका जो रेडियस होगा r, इट इज वेरी स्मॉल। ये जो रेडियस होगा ये वेरी स्मॉल होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक सिंगल पार्टिकल कंसिडर किया, और सिंगल पार्टिकल खुद बहुत स्मॉल होता है और उसका रेडियस भी उससे स्मॉल आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर रोटेशनल में हम एनर्जी देखेंगे तो रोटेशनल में एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ
I ओमेगा स्क्वायर। ओके, रोटेशनल में हमने देखा था जो भी मास होगा इट इज इक्विवेलेंट टू I एंड V इज इक्विवेलेंट टू जनरली ओमेगा स्क्वायर। सो हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा में जब हम वैल्यू निकालेंगे, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला I इक्वल्स टू mr स्क्वायर, और ये r बहुत ही छोटा है जिसकी वजह से ये आंसर निग्लिजिबल आ जाएगा। इसलिए जब सिंगल मॉलिक्यूल होता है तो सिंगल मॉलिक्यूल में जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम निग्लेक्ट करते हैं। इसकी वजह से सिंगल मॉलिक्यूल के पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो रहेंगे वो रहेंगे ओनली 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी कि टोटल एनर्जी को हम देखेंगे, टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो इसके अंदर कितने टर्म्स हुए, 3 टर्म्स हुए। तो बेसिकली इसके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, यानी कि ये 3 डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, या तो फिर 3 मोशंस इसके पास है, दिस कैन परफॉर्म 3 मोशंस। तो ये हुआ सिंगल एटम के लिए, दैट इज मोनो एटॉमिक गैस के लिए। लेकिन अगर हमारे पास कोई डाई एटॉमिक गैस होता है, डाई एटॉमिक गैस, तो उसके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगा वो भी देखेंगे। अब डाई एटॉमिक गैस जिसके अंदर 2 एटम्स का होना जरूरी हो, ठीक है, हम एग्जाम्पल के लिए कंसिडर कर सकते हैं H2। ओके, H2 के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, सॉरी 2 एटम्स है, तो यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे एक H होगा, और दोनों के बीच में एक बॉन्ड, जनरली हमें केमिस्ट्री में पता है कि दोनों के बीच में एक बॉन्ड होगा। सो दिस फॉर्म H2 एटम। अब इसको अगर हम हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखेंगे तो यहाँ पे इसके फिर 3 मोशंस, स्ट्रेट, ऊपर एंड अलोंग द Z। तो यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी जो होगी यहाँ पे इसके अंदर फिर से इसके 3 डिग्रीज ऑफ मोशन होंगे, X डायरेक्शन, Y डायरेक्शन एंड Z डायरेक्शन। ओके, अब ये जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है ये रोटेट भी हो सकता है। समझो हमने इसको कंसिडर किया Y एक्सिस, ठीक है, और ये दिस बॉन्ड इज पैरेलल टू X एक्सिस, तो अब ये अराउंड दिस Y एक्सिस ऐसे रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर सकता है। समझो मैंने इसको यहाँ पे निकाल लिया, तो ये इस डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा अलोंग। तो इसका एनर्जी अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस बना, ठीक है, अब ये रेडियस छोटा नहीं है इसलिए यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पे जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो आ जाएगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और ये किस डायरेक्शन में रहेगा, Y डायरेक्शन में। उसी तरीके से ये वाला इस एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व हो सकता है इस डायरेक्शन में ऐसे। ओके, तो सेकंड वाला हो जाएगा हाफ ऑफ I Z ओमेगा Z स्क्वायर। लेकिन अब ये इस एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये बेसिकली यहीं पे है। इसको अगर हम पैरेलल रखेंगे तो ये यहीं पे है, इस एक्सिस को अगर ऐसे एक्सटेंड करते तो ये वाला डायग्राम बन जाता था। लेकिन यहाँ पे ये यहीं पे है और ये यहाँ पे रिवॉल्व होगा, तो ये डिस्टेंस कुछ भी नहीं, यहाँ से इस एक्सिस को पैरेलल है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ, एक्सिस को परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी एक्सिस को क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये पैरेलल है और पैरेलल रहने के बाद डिस्टेंस कितना होता है, 0, इसलिए थर्ड टर्म इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो कितने टर्म्स आ गए, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 5। सो जो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है या तो फिर डायएटॉमिक गैस कंसीडर करेंगे उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5। ओके, मोनोएटॉमिक के लिए हमने कितना कंसीडर किया था, 3। अब उसी तरह से अगर हमारे पास 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक, उस कंडीशन को हम कहेंगे पॉलीएटॉमिक। और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए अब देखेंगे क्या प्रोसेस होता है। अब पॉलीएटॉमिक में ये डिपेंड होगा कि उसके अंदर कितने एटम्स है और वो किस तरीके से मूव होने वाला है। तो समझो हमारे पास जो पॉलीएटॉमिक है उसको हमने कंसीडर किया NH3। अब NH3 में देखो हमारे पास यहाँ पे एक नाइट्रोजन होगा और 3 हाइड्रोजन होंगे, यानी कि टोटल 4। तो समझो नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। इस तरीके से अब इसका स्ट्रक्चर बना। तो यहाँ पे अगर फिर से हम हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे तो ये तीनों एज इट इज प्रेजेंट रहेंगे, ये तीनों एज इट इज प्रेजेंट रहेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी इसके अंदर हमारा N, ऊपर एक H, इस डायरेक्शन में H, इस डायरेक्शन में H। ओके, तो अब देखो ये
इस एक्सिस के अराउंड इस तरह से रिवॉल्व होगा, इस एक्सिस के अराउंड इस तरह से, और n को अगर हम यहाँ पे भी पकड़ेंगे तो ये वाला ये अराउंड दिस एक्सिस आल्सो रिवॉल्व करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से इसके पास डिस्टेंस है, इस एक्स एक्सिस से इसके पास डिस्टेंस है, तो इसलिए यहाँ पे और एक टर्म ऐड हो जाएगा, हाफ ऑफ आई एक्स डब्ल्यू एक्स स्क्वायर, यानी कि इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ 6। ओके, सो पॉली एटॉमिक के लिए जैसे स्ट्रक्चर आपको दिया जाएगा उस हिसाब से आप उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हो, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे भी हो सकता है, समझो हमारे पास लिख दिया MgCl2, MgCl2। ओके, तो MgCl2 में क्या होगा, एक Mg होगा, उसके साइड में एक Cl, इसके साइड में एक Cl, तो ये लीनियर चेन हुआ। अब लीनियर चेन में क्या होगा कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये पॉलीएटॉमिक ही हुआ, लेकिन इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे अगेन कम आएगा, इट इज नॉट इक्वल टू 6, ये कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में ये सेम आ जाएगा जैसे हमने H2 का केस कंसिडर किया था ना, उसी की तरह से। तो इसमें जो रोटेशनल का एक टर्म होगा वो मिसिंग होगा, इसलिए पॉलीएटॉमिक में हमें देखना पड़ता है कि वहां पे स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। तब इसका भी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनेगा, तो देखेंगे। हमने देख लिया डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैसेस। जब हमने यहाँ पे मोशंस के बारे में पढ़ा था, तो और एक मोशन है कि जो इसके अंदर ऐड हो सकता है, और ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है। अब ये कब ऐड होगा उसको भी हम देख लेंगे। यहाँ पे तो बेसिक डिग्री ऑफ मोशन के बारे में हमने देख लिया, तो इसमें से डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहाँ पे ये जो एनर्जी थी, ये एनर्जी इट इज ट्रांसलेशनल। यहां पे जो एनर्जी बनी दिस इज एनर्जी इन रोटेशनल। वैसे ही यहां पे जो पार्टिकल्स हमने लिए थे, जो मॉलिक्यूल्स हमने लिए थे, ये वाइब्रेट भी हो सकते। दिस पार्टिकल्स कैन वाइब्रेट, लेकिन ये कब वाइब्रेट होगी, जब टेम्परेचर हाई होगा। तो ये वाला जो लास्ट वाला केस होगा एट हाई टेम्परेचर के लिए ही प्रेजेंट होगा, एट हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हाई होगा तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट, उस केस में मॉलिक्यूल जो होगा वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वाइब्रेट हो जाएगा। और जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट होता है तो उसके पास जो एनर्जी होगा दैट एनर्जी इज वाइब्रेशनल एनर्जी, उसके पास जो एनर्जी होगा उसे कहेंगे हम वाइब्रेशनल एनर्जी। तो जिस तरीके से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी, रोटेशनल एनर्जी थी, वैसे भी होगी वाइब्रेशनल एनर्जी। अब जब भी कोई पार्टिकल वाइब्रेट होता है तो उसके पास जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो प्रोवाइड किया जाता है हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ के आर स्क्वायर। समझो कोई पार्टिकल है जो वाइब्रेट हो रहा है, तो यू उसका वाइब्रेशनल वेलोसिटी होगा, जिस वेलोसिटी से वो वाइब्रेट होने वाला है उसको कहेंगे वाइब्रेशनल वेलोसिटी। उसके बाद के, यहां पे के होगा फोर्स कांस्टेंट, और वाइब्रेट करते समय जो दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कहेंगे हम आर। सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो ये था वाइब्रेशनल एनर्जी। अब इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है। तो जिस किसी केस के अंदर हम वाइब्रेशनल एनर्जी कंसीडर करेंगे उसके अंदर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, यानी कि हमने कहा कि हमारे पास एक सिंगल मॉलिक्यूल है, तो सिंगल मॉलिक्यूल के लिए जनरली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना था, 3 था। लेकिन अगर हमने कहा कि इट इज अगेन वाइब्रेटिंग एट हाई टेम्परेचर, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है और उस केस में यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी प्रेजेंट है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 5। सेकंड डायटोमिक है, तो डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता था, 5 होता था। तो उसके अंदर हमें 2 टर्म्स ऐड करने पड़ेंगे ये वाले। जैसे ये 2 टर्म्स आप ऐड करोगे उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 7। उसी तरीके से अगर हमने कहा कि पॉलीएटॉमिक है और पॉलीएटॉमिक में उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, तो इसके अंदर फिर से 2 ऐड करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 8। तो इस तरीके से हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने टोटल एनर्जी देखा तो टोटल एनर्जी होगा ड्यू टू ट्रांसलेशनल प्लस एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल प्लस एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन। ठीक है, ये तीनों एनर्जीज को आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर वहां पे टेम्परेचर कम रहा तो यहाँ पे वाइब्रेशन प्रेजेंट नहीं होगी। सिंगल मॉलिक्यूल रहा
तो उसका रोटेशनल का इफेक्ट 0 होता है, तो वहाँ पे निकलेगा सिर्फ ट्रांसलेशनल एनर्जी। लेकिन अगर डायटोमिक रहा तो वहाँ पे रोटेशनल का इफेक्ट हमें काउंट करना पड़ेगा। सो ऑल दीज आर पॉइंट्स रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो वी हैव कंप्लीटेड द बेसिक पॉइंट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पता है, तो वहीं से हम किसी मॉलिक्यूल या फिर डायटोमिक या फिर पॉलीएटॉमिक गैस के अंदर टोटल एनर्जी कितना है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट देखेंगे मोनो एटॉमिक गैस, और मोनो एटॉमिक गैस में हमें कैलकुलेट करना है टोटल एनर्जी ई। ओके, सो टोटल एनर्जी ई किस तरह से कैलकुलेट होगा, जो तो यहाँ पे फॉर हमें पता है फॉर मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो होता है 3, वो होता है 3। तो हमें पता है एनर्जी ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी जेड स्क्वायर। 3 टर्म्स है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 3 हुआ। ये पूरा कौन सा एनर्जी था, इट इज काइनेटिक एनर्जी, और इस काइनेटिक एनर्जी ही इंटरनल एनर्जी बनाने वाला है। दिस काइनेटिक एनर्जी ही इंटरनल एनर्जी बनाने वाला है, क्योंकि और कोई एनर्जी प्रेजेंट नहीं है। सो एनर्जी ई इक्वल्स टू, तीनों जो हो गए, ऑल दिस 3 टर्म्स आर इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ केबीटी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ईच टर्म प्रेजेंट इन एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ केबीटी, हाफ ऑफ केबीटी प्लस हाफ ऑफ केबीटी। ओके, सो ये हो जाएगा 3/2 केबीटी। तो ये एनर्जी हमने निकाला था फॉर सिंगल एटम के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। और वैसे भी हमें पता है ये एनर्जी का इक्वेशन था, एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल E/N इक्वल्स टू 3/kBT। ठीक है, अब देखेंगे डायटोमिक में कितना एनर्जी होता है। सेकंड होगा फॉर डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है 5। तो इसके अंदर कितने टर्म्स इन्वॉल्व होंगे, इसके अंदर होंगे 5 टर्म्स इन्वॉल्व। तो बेसिकली टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी होगा एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल प्लस एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल प्लस एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल। अब रोटेशनल के अंदर कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स, और रोटेशनल के अंदर क्या है, 2 टर्म्स। ट्रांसलेशनल के 3 टर्म्स कौन से, ये वाले टर्म्स एज इट इज यहाँ पे आ जाएंगे। और रोटेशनल में 2 टर्म्स होंगे, हाफ ऑफ आई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स। और ये पूरे 5 टर्म्स आर इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ केबीटी, हाफ ऑफ केबीटी। तो यहाँ पे 3 टर्म्स और यहाँ पे दोनों टर्म्स, ये 5 टर्म्स पूरे इक्विवेलेंट हो गए हाफ ऑफ केबीटी। तो हर एक को ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 5/2 केबीटी। यानी कि जो डायटोमिक गैस होता है, तो डायटोमिक गैस का टोटल एनर्जी निकालेंगे तो इट इज इक्वल टू 5/2 केबीटी। लेकिन ये कब, जब हमने वाइब्रेशनल एनर्जी को कंसिडर नहीं किया, तब ये इक्वेशंस आ सकते हैं। और वैसे ही उसके बाद अगर पॉलीएटॉमिक कंसिडर करेंगे कि जिसके अंदर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमें कहा गया है कि 6 है। ओके, अगर हमने कहा गया कि पॉलीएटॉमिक गैस है और डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया 6, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, तो एनर्जी कितना बनेगा, सिंपली 6 टर्म्स आएंगे उसके अंदर, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, जिसके अंदर x का टर्म इंक्लूड होगा, तो 3 + 3 6, तो 6/2 केबीटी, 6/2 केबीटी। तो यहाँ से पॉलीएटॉमिक गैस का आप टोटल एनर्जी निकाल सकते हो। तीनों इक्वेशंस को आप अगर कंपेयर करोगे और उनके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को भी आप अगर देखते हो, तो वहां से हम एक जनरल इक्वेशन निकाल सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी अगर हमें निकालनी होगी, अगर आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि एनर्जी ई इक्वल्स टू, देखो एनर्जी ई इक्वल्स टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम DOF, ओके, इनटू यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था 3, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, बचा क्या, हाफ केबीटी, हाफ केबीटी, हाफ केबीटी। तो यहाँ पे लिखोगे हाफ केबीटी। ओके, सिंपली डिग्री ऑफ फ्रीडम को F से भी डिनोट किया जाता है, F/2 केबीटी।
आपको अगर सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम पता हो तो वहां से आप टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बना सकते हो, दैट इज F/2 kBT। क्लियर है? ठीक है, तो यही पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो पॉइंट है, इसी के साथ ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कंप्लीटली खत्म।